आपका अपना घर एक ऐसी जगह जिसे इंसान सारी जिंदगी मैनिफेस्ट करता है, अपनी पूरी मेहनत करता है, अपनी पाई पाई जोड़ता है अपने सपनों का घर बनाने के लिए। लेकिन क्या हो अगर वही घर आपको जहन्नुम का एहसास करा दे, आपकी पूरी फैमिली को तबाह कर दे और फिर आपकी जान तक ले ले। कुछ ऐसा ही हुआ हमारी आज की कहानी में शिफा और उसकी फैमिली के साथ, जब वो आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई डिस्ट्रिक्ट के पुट्टपार्थी टाउन में रहते थे और उस समय शिफा 10th क्लास में पढ़ती थी। कहानी की शुरुआत होती है 2018 में, जब शिफा और उसकी फैमिली अपने पुराने घर में रह रहे थे और तभी उसके फादर ने वहां से 5-6 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ा प्लॉट खरीद लिया था और वहां पर एक अच्छा खासा विला जैसा घर बनाने की शुरुआत भी कर दी थी। शिफा, उसका भाई, उसकी पूरी फैमिली बहुत ज्यादा खुश थी। कंस्ट्रक्शन के टाइम पे उसके पेरेंट्स काफी ज्यादा बिजी रहते थे, इसीलिए संडे को हमेशा वो कंस्ट्रक्शन साइट पर चले जाते थे और पीछे से दोपहर में शिफा हमेशा उनके लिए लंच लेकर के जाया करती थी। अब जिस जगह पर इन लोगों ने ये प्लॉट खरीदा था उसका रास्ता एक हाईवे से होकर के जाता था और ये हाईवे के साइड में ही बनी हुई एक जगह थी जहां पर ऑलमोस्ट पूरा मैदान खाली था और कुछ सिर्फ 3 से 4 घर बने हुए थे। अब एक दिन को जब संडे को शिफा खाना बना करके अपने पेरेंट्स के पास जा रही थी तो उसने ऑब्जर्व किया कि उनके मकान से थोड़ा ही दूर एक खाली प्लॉट पर उसे एक बच्चा दिखाई देता है जो कि व्हाइट शर्ट और ब्लैक शॉर्ट्स पहने होता है और वो वहां पर खेल रहा होता है। उस दिन जब शिफा ने उसे गौर से देखने की कोशिश की तो वो बच्चा उसकी आंखों के सामने से ओझल हो गया। उस दिन उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर आने वाले लगभग हर संडे को ऐसा ही होने लगा। शिफा को वो बच्चा वहां पर खेलता हुआ दिखाई देता और गौर से देखने पर वो वहां से गायब हो जाता। शिफा इस बात से काफी डर गई, लेकिन पता नहीं क्यों उसने इस बारे में किसी से भी बात नहीं की। उसने बस ये कोशिश की कि उसको देखकर भी वो इग्नोर कर देती थी और कभी वहां पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। लगभग 7-8 महीने यही चलता रहा और फिर फाइनली इन लोगों के घर का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ और फिर एक दिन जब इंटीरियर का काम चल रहा था तब शिफा ने अपने पेरेंट्स से ये बात शेयर की कि मुझे वहां पर एक छोटा बच्चा दिखाई देता है। अब सारा परिवार जानता था कि बचपन से शिफा इन चीजों के लिए काफी वल्नरेबल थी, उसे नेगेटिविटी का एहसास बहुत जल्दी हो जाता था। तो उन लोगों ने शिफा से सिर्फ इतना कहा कि तुम डरो मत, वहां पर खाली प्लॉट है इसलिए कभी कभी ऐसी चीजें दिखाई देना पॉसिबल है। जब यहाँ पर काफी सारे घर बन जाएंगे तब ये चीजें सही हो जाएंगी, तुम बस इन्हें इग्नोर कर दिया करो। लेकिन यही शायद उनके पेरेंट्स की बहुत बड़ी गलती साबित होने वाली थी। फाइनली 2019 के अप्रैल तक आते आते इन लोगों का घर बन करके तैयार हो गया था। 3 बेडरूम, एक हॉल, एक सिट आउट, उसके साइड में एक पार्किंग और फिर पीछे की साइड एक गार्डन जिसे पार्टीज वगैरह के लिए बनाया गया था। अब तक शिफा ने भी 10th क्लास बहुत अच्छे नंबर से पास कर ली थी और उसने आगे की पढ़ाई के लिए बैंगलोर के किसी जगह में एडमिशन ले लिया था और उसका भाई ऑलरेडी बाहर के किसी शहर में पढ़ाई करता था। अब इस इतने बड़े घर में शिफा के अम्मी अब्बू अकेले रहते थे। मोस्टली कमरे अक्सर बंद रहते थे और इस घर में एक अजीब सा सन्नाटा था। शिफा के जो पेरेंट्स थे वो वहां पर एकदम अच्छे से रह रहे थे। शुरुआत में सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था, लेकिन फिर शुरू हुआ डर और मौजूदगी के एहसास का तांडव। एक दिन शिफा की अम्मी किचन से खाना लेकर के बाहर आ रही थी और अचानक से उन्हें किसी ने पीछे से बहुत जोर से धक्का दिया और शिफा की अम्मी इतनी जोर से गिरी कि उनको बहुत बुरे से चोट आ गई। शिफा की अम्मी ने जब पीछे मुड़ करके देखा तो वहां पर कोई नहीं था। उन्होंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि पीछे उन्हें लग भी रहा था किसी ने धक्का दिया है, लेकिन उन्हें कोई दिख भी नहीं रहा था तो ये बात आई गई हो गई। लेकिन फिर आने वाले 6 महीनों में इस घर के अंदर उसकी अम्मी इतनी बार गिरी और हर बार उन्हें पहले से ज्यादा चोट आई। किसी तरह से इस घर में ये लोग अपना टाइम पास कर रहे थे। बच्चे बाहर रहते थे तो वो ज्यादा आ भी नहीं पाते थे। और फिर आता है सीन में कोविड, जब शिफा अपने +1 के एग्जाम्स के एकदम पास में थी और तभी लग जाता है लॉकडाउन। शिफा और उसका भाई आमिर घर लौट आए और अब ये चारों लोग एक साथ रह रहे थे। अब क्योंकि शिफा नीट की प्रिपरेशन कर रही थी तो वो हमेशा पढ़ने के लिए सुबह 4 से 4:30 के आसपास उठ जाती थी। लेकिन एक दिन की बात है जब उसकी नींद जल्दी खुल गई और उसने ऑब्जर्व किया कि उसके कमरे के एकदम बाहर कुछ ब्लैक शैडोज हैं जो इधर से उधर मूव करती हुई दिखाई दे रही हैं। और फिर धीरे धीरे एक पैटर्न भी समझ में आया कि यह सब कुछ फज्र की अजान से पहले और फज्र की नमाज के बाद शुरू होता है। पूरे 1 महीने तक शिफा इन सब चीजों से बहुत ज्यादा डर में रही। फिर फाइनली जाकर के उसने अपनी अम्मी से सब कुछ बताया तो उसकी अम्मी ने सामने से कहा कि तुम पढ़ाई कम किया करो, थोड़ा लेट उठा करो, तुम जल्दी उठ जाती हो तो शायद तुम्हारे दिमाग को रेस्ट की जरूरत है। अब जब सामने से ऐसा जवाब उसके पेरेंट्स ने दे दिया था तो फाइनली उसने ये सब कुछ अपने पेरेंट्स को बताना ही छोड़ दिया था। लेकिन फिर भी हर रोज ये शैडोज धुंधली धुंधली उसे दिखाई देती।
ना शिफा उन शैडोज से कुछ कहती और ना ही वो शैडोज शिफा को कुछ कहते थे। लेकिन शायद इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर उसके पेरेंट्स उसकी बात का विश्वास कर लेते तो आगे आने वाली भयानक चीजें नहीं होती। कुछ समय तक सब कुछ ऐसे ही चलता रहा और फिर नवंबर 2020 में इन लोगों के कॉलेजेस फिर से खुल गए और आमिर और शिफा दोनों ही अपने कॉलेज में चले गए और फिर अपने एग्जाम्स वगैरह दे करके करीब मार्च के एंड तक ये लोग घर वापस आ गए थे। इस बार जब शिफा घर वापस आई तो उसने ऑब्जर्व किया कि उसकी अम्मी के पैर पर बहुत गहरा घाव है। उसने अपनी अम्मी से पूछा कि आपके पैर पर क्या हुआ है, तो सामने से अम्मी ने कहा कि कुछ नहीं, मैं स्कूटी बैक कर रही थी, पता नहीं कैसे स्कूटी फिसल गई और मेरे पैर पर चोट लग गई। शिफा काफी हैरान हुई क्योंकि उसकी अम्मी कई सालों से स्कूटी चला रही थी और वो बहुत अच्छे से स्कूटी चला लेते थे। लेकिन फिर भी उसने सोचा कि कभी भी किसी भी इंसान से स्कूटी गिर सकती है, चोट लग सकती है, तो शायद यहाँ पर मैं ओवरथिंक कर रही हूँ और ये बात आई गई हो गई। अब अप्रैल में दोनों भाई बहनों को वापस अपने कॉलेज जाना था, लेकिन अप्रैल के अंदर लग गया फिर से लॉकडाउन और दोनों फिर से घर में ही रह गए। अब शिफा का नीट अभी तक क्लियर नहीं हुआ था तो उसकी प्रिपरेशन तो यहाँ पर चल ही रही थी, तो उसका वो सुबह उठने वाला स्केड्यूल वैसे का वैसा ही था। वो रोज सुबह जल्दी उठती, उसे वो शैडोज दिखाई देते, लेकिन सब कुछ ठीक था, कभी उन्होंने शिफा को परेशान नहीं किया था। लेकिन फिर आता है कहानी के अंदर ऐसा ट्विस्ट जिसने सब कुछ बदल करके रख दिया। एक दिन की बात है जब शिफा अपने कमरे के अंदर आराम से पढ़ाई कर रही थी और दूसरे कमरे में उसका भाई आराम से फोन में गेम खेल रहा था। ये दोनों बैठे हुए थे कि अचानक इन्हें बाहर से आवाज आई जैसे इनके पेरेंट्स का कोई आर्ग्यूमेंट हो गया। ये दोनों उठ करके बाहर भागे और बाहर जाकर के देखा कि वो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं था। उनके पेरेंट्स काफी प्यार से मजाक में आपस से बात कर रहे थे और माहौल थोड़ा सा रोमांटिक हो गया था। अपने पेरेंट्स को इस कंडीशन में देख करके दोनों बच्चे वापस से अंदर जाने लगे और उनकी मदर भी अपने बच्चों को देख करके थोड़ा शर्मा गई और उन्होंने बहुत प्यार से उसके फादर को धक्का दिया। ये इतना धीरे धक्का दिया था कि कोई भी बच्चा भी उस धक्के से ना हिले, लेकिन पता नहीं कैसे शिफा के फादर यहां पर इस धक्के से इतनी जोर से पीछे गिरे जैसे किसी ने बहुत प्रेशर लगा करके उन्हें दूर किया। सब हैरान हो गए। इन लोगों ने जल्दी से जाकर के अपने फादर को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो हिल ही नहीं पा रहे थे क्योंकि उनकी हिप बोन के पास में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। शिफा को कहीं ना कहीं अंदाजा था कि यह चीज कैसे हो सकती है, क्योंकि जिस जगह पर वो गिरे थे उसी टीवी कैबिनेट के आसपास ही हमेशा उसे वो शैडोज दिखाई देती थी। फिर भी किसी तरह से इन लोगों ने मिलकर के अपने फादर को उठाया और उन्हें लेकर के ये लोग हॉस्पिटल पहुंचे तो बात सामने आई कि उनकी बोन में फ्रैक्चर हो गया है और सर्जरी करनी पड़ेगी। अब क्योंकि सर्जरी की सर्विस वहां पर अवेलेबल नहीं थी तो इन लोगों को अपने फादर को लेकर के अनंतपुर जाना पड़ा और वहां जाकर के उनकी सर्जरी हुई, जिसके बाद उन्हें 40 दिन का बेड रेस्ट दे दिया गया। अब जब उनको बेड रेस्ट मिल गया था, वो घर पर आ गए थे, तो शिफा की अम्मी और उसका भाई उनको वॉशरूम वगैरह ले जाते थे, सब कुछ चीजों में मदद करते थे। शुरुआत के 10 दिन में सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन 11वें दिन पता नहीं कैसे उसके फादर बहुत ज्यादा बहकी बहकी बातें करने लगे। वो अपने बच्चों से और अपनी वाइफ से कहने लगे कि अरे अभी कुछ लोग मुझसे मिलने आए थे, तुम लोग उनसे मिले क्यों नहीं, वो तुमसे बिना मिले ही चले गए। इन लोगों को लगा कि शायद उनकी टैबलेट्स की वजह से, उनके घर बैठे रहने की वजह से उनके दिमाग पे ये प्रेशर पड़ रहा है और शायद इसीलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन शायद यहाँ पर हकीकत कुछ और थी। आने वाले कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा और फिर ईद से एक दिन पहले उसके फादर बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करने लगे। उसने उनकी वाइफ के हाथ से ब्रेकफास्ट किया, लंच किया और सब कुछ एकदम अच्छा चल रहा था। अचानक से दोपहर के समय उसकी अम्मी और उसके अब्बू के बीच में काफी ज्यादा तेज बहस भी छिड़ गई, जिसके बाद आमिर को इंटरवीन करना पड़ा और उसने सब लोगों को शांत करवाया। अब शाम में शिफा के कुछ फ्रेंड्स भी आए उसके अब्बू से मिलने और फिर इस शाम के बीतते बीतते उनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि वो बहुत जोर जोर से खांसी करने लगे। उसमें बहुत ज्यादा म्यूकस आने लगा, उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और वो बहुत बुरी कंडीशन में दिख रहे थे। शिफा ने बताया कि उस समय उनकी आंखें इतनी बड़ी और लाल हो गई थी और वो मुझे इस तरह से घूर रहे थे जैसे वो मुझे डराना चाहते हो, और मैं बहुत ज्यादा डर भी गई थी। और फिर ऐसे करते करते ही उसी रात मिस्टीरियस तरीके से शिफा के फादर की डेथ भी हो गई, सिर्फ एक धक्के की वजह से, वो भी इतना धीरे जिससे कोई बच्चा भी नहीं गिर सकता। शिफा के फादर की मौत हो गई थी। ना कोई प्रॉब्लम, ना कोई गहरी चोट और ना ही कोई तेज धक्का, लेकिन फिर भी सिर्फ 20 दिन में खेल खत्म हो गया था। लेकिन अभी भी कोई नहीं समझ पाया था कि यह सब कुछ किसी धक्के या चोट की वजह से नहीं है, बल्कि यह उस घर में मौजूद नेगेटिव एंटिटीज की वजह से हुआ है। शिफा के फादर की डेथ हो गई थी और पूरा परिवार बुरी तरह से टूट गया था और सबसे बुरा इफेक्ट पड़ा था शिफा के ऊपर।
वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी, बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो गई थी और इसी वल्नरेबिलिटी की वजह से नेगेटिव एंटिटीज जो थी वो उसके ऊपर हावी हो गई थी और उसे बहुत ही बुरे बुरे ख्वाब आने लगे थे। शिफा को अपने ख्वाब में अक्सर कुछ लोग दिखाई देते और कुछ आवाजें सुनाई देती। वो हमेशा उससे कहते कि चलो हम तुम्हें तुम्हारे फादर के पास छोड़ देंगे, आओ हमारे साथ। शुरुआत में ये चीजें कभी कभी होती, लेकिन फिर ये चीजें इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंटली होने लगी कि शिफा खौफजदा हो गई थी और वो बीच में इतनी ज्यादा बीमार पड़ गई कि उसे कई बार हॉस्पिटलाइज भी करवाना पड़ा। ये सब कुछ यूं ही चल रहा था कि एक दिन शिफा अपने फादर के कमरे में लेटी हुई थी और एग्जैक्ट उसी जगह पर लेटी हुई थी जहां पर उसके फादर लेटा करते थे। उस रात को लाइट गई हुई थी और वो कमरे में अकेली थी और उसकी अम्मी बाहर थी। तभी शिफा को अंधेरे से निकलता हुआ एक कपल दिखाई दिया। वो कपल आकर के शिफा को कहने लगा कि चलो तुम्हें तुम्हारे अब्बू बुला रहे हैं, हम तुम्हें लेने के लिए आए हैं। शिफा ने ये चीज देख करके बहुत ज्यादा अजीब सा रिएक्ट किया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन है। शुरुआत में वो कपल एकदम धीरे धीरे फुसफुसा रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे वो अपनी इंटेंसिटी बोलने की बढ़ाता गया और देखते ही देखते वो बहुत ज्यादा चिल्लाने लगा और सिर्फ एक ही बात कह रहा था कि चलो तुम्हें तुम्हारे अब्बू बुला रहे हैं, हम तुम्हें लेने के लिए आए हैं। यहां पर शिफा की बॉडी फ्रीज हो गई। वो एकदम अपने आप के अंदर इतनी ज्यादा सहम गई, उसका खून सूख गया और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। शिफा चिल्लाना चाहती थी, किसी को आवाज देना चाहती थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। थोड़ी देर के बाद शिफा ने हिम्मत जुटाई और किसी तरह से अपने ऊपर वाले को याद करते हुए वहां से खड़ी हुई और भाग करके अपनी अम्मी के पास चली गई। वहां जाकर के उसने अपनी अम्मी को सारी बात बताई और ये बात जान करके उसकी अम्मी को लगा कि शायद ये अपने फादर की डेथ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है और इसी वजह से ये सब कुछ इसके साथ हो रहा है। तो फाइनली उसकी मदर उसे एक साइकियाट्रिस्ट के पास ले गई। जब इन्होंने वहां जाकर के सारी बात बताई कि इस तरह से उसे ड्रीम्स आते हैं, एक कपल दिखाई दिया, दो लोग दिखाई दिए और हमेशा वो लोग कहते हैं कि आओ तुम्हें तुम्हारे फादर के पास ले चलते हैं, तो सामने से साइकियाट्रिस्ट ने कहा कि ये मामला मुझे शायद मेंटल कंडीशन का नहीं लग रहा, आप लोग प्लीज एक बार किसी मौलाना या मौलवी से मिल लीजिए। शिफा की मदर ने यहाँ पर एक मौलाना से मुलाकात की और एक सेकेंड ओपिनियन के लिए एक दूसरे साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास भी वो शिफा को लेकर के गई, जहां पर उसका फाइनली इलाज भी शुरू हुआ। अब एक दिन की बात है कि ये लोग उस डॉक्टर के पास बैठे हुए थे तो डॉक्टर ने शिफा से बाहर जाने के लिए कहा और पता नहीं फिर उसकी अम्मी से उन्होंने क्या बात की। उसी रात को करीब 2-3 बजे के आसपास शिफा के साथ एक बहुत ही भयानक किस्सा हुआ। शिफा आराम से अपने रूम में लेटी हुई थी और अचानक से उसे अपने सामने एक बहुत बड़ा आदमी दिखाई दिया जिसने बहुत पुराने कपड़े पहने हुए थे और वो शिफा से सिर्फ एक ही बात कह रहा था, तुम्हारे पास अभी भी समय है, मेरे साथ आ जाओ। शिफा उस आदमी को देख करके बहुत ज्यादा डर गई। वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी और अपनी अम्मी को आवाज देने लगी, लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि उसकी आवाज कमरे से बाहर ही नहीं जा रही थी। यहाँ पर शिफा डर के मारे बेहोश हो गई, लेकिन अगली सुबह जब वो उठी तो उसने अपनी अम्मी को सब कुछ बताया और उसकी अम्मी ये बात सुनते ही उसे डॉक्टर के पास लेकर के गई। जब तक वो लोग डॉक्टर के यहाँ से वापस आए तो पता नहीं मौलवी साहब ने कुछ कहा था या फिर डॉक्टर साहब ने, लेकिन शिफा की अम्मी ने उसके सर से सारे बाल हटा दिए। इसके बाद 1 वीक तक शिफा थोड़ा सा नॉर्मल फील करती रही और जब तक उसकी डॉक्टर से 5th काउंसलिंग का वक्त आया तब तक उसकी मदर एक नई जगह देख चुकी थी अपना एक अलग घर बनवाने के लिए। शायद उन्होंने शिफा से कुछ नहीं बताया था, लेकिन मौलवी साहब कंफर्म कर चुके थे कि इस घर में ही कोई गड़बड़ है। ये लोग जब डॉक्टर के यहाँ से वापस आए तो उन्होंने शिफा को घर पर छोड़ा और उसका भाई और उसकी अम्मी एडवांस लेकर के उस नई जगह का एग्रीमेंट साइन करने के लिए चले गए। तभी वहां से उन लोगों ने शिफा को कॉल किया कि तुम खाना खा करके आराम से सो जाना, हमें आने में थोड़ी सी देर हो जाएगी। शिफा आराम से लेटी थी, उसकी आंख लगने ही वाली थी कि अचानक से एक आवाज से उसकी नींद खुली। उसे सुनाई दे रहा था कि घर के अंदर से किसी औरत के रोने की आवाज आ रही है। शिफा यहाँ पर थर थर कांपने लगी। उसकी पूरी बॉडी फ्रीज हो गई और करीब 10 से 15 मिनट तक वो अपनी एक जगह पर ही जमी रही। जब 10 से 15 मिनट के बाद भी वो आवाज कम नहीं हुई तो शिफा खड़ी हुई और इधर उधर देखने लगी कि ये आवाज कहां से आ रही है और किस चीज की है। स्टार्टिंग में वो बाहर निकली, उसने हॉल चेक किया, उसने रूम खुद का चेक किया, अपनी मदर का रूम चेक किया, पार्किंग एरिया भी चेक कर लिया और फाइनली सिर्फ एक ही जगह बची थी जहां पर चेक नहीं किया था, वो था उसके भाई का कमरा। जब धीरे धीरे वो अपने भाई के कमरे की तरफ बढ़ रही थी तो उस औरत के रोने की आवाज बढ़ती चली जा रही थी और शिफा यहाँ पर इतनी ज्यादा डर में आ गई थी क्योंकि उसे अब पता था कि उसके भाई के कमरे के अंदर से ही ये रोने की आवाज आ रही है। शिफा ने यहाँ पर अपने भाई का कमरा चेक करने का सोचा तो था, लेकिन पता नहीं उसके डर ने उस पर कैसा कंट्रोल किया। वो जल्दी से उठ करके बाहर भाग गई और पार्किंग एरिया में जाकर के दुबक करके बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। करीब 15 से 20 मिनट तक शिफा वहां पर रोती रही और फिर जाकर के फाइनली जब उसने सामने अपनी मदर को आते हुए देखा तो उसकी सांस में सांस आई।
शिफा का कहना है कि ये 15-20 मिनट उसके लिए 15-20 घंटों के बराबर थे। जब उसकी मदर घर पर आई तो उसने अपनी अम्मी को सब कुछ बताया कि उसके साथ क्या क्या हुआ। अंदर से किसी के रोने की आवाज आई। ये सुनकर के शिफा की अम्मी भी बहुत बुरी तरह से डर गई थी। उन्होंने रजिस्ट्रेशन, कंस्ट्रक्शन, ये सारा काम बहुत ज्यादा तेज करवाया और फिर शिफा के भाई आमिर को हिदायत दी गई कि कोई ना कोई इस घर में हमेशा शिफा के साथ रहेगा, उसे अकेला कोई नहीं छोड़ेगा। अब एक दिन की बात है, जब नए घर का कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो दशहरे वाले हॉलिडे के आसपास उसकी अम्मी वहां पर कंस्ट्रक्शन साइट पर थी और आमिर अपना एग्जाम देने के लिए कहीं गया हुआ था। शिफा इस घर में अकेली थी और काफी समय से कुछ हुआ नहीं था, तो इन लोगों के लिए ये चीज नॉर्मल सी हो गई थी कि अब शायद ये चीजें शांत हो गई हैं, क्योंकि शायद शिफा को बिना बताए उसकी अम्मी ने मौलवी साहब से कुछ तंत्र मंत्र, टोटका या कुछ भी लेकर के उस घर में किया हुआ था जिससे वो चीजें शांत थी। अब इस दिन शिफा को उस नई कंस्ट्रक्शन साइट पर खाना लेकर के जाना था। शिफा ने नहाया, आराम से खाना वगैरह पैक किया और वो अपना बुर्का पहन ही रही थी कि अचानक से उसे पीछे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने कोई बहुत नुकीली चीज से उसे छुआ हो। शिफा ने पीछे मुड़ करके देखा लेकिन वहां पर कोई नहीं था। शिफा ने इस बात को एक बार के लिए यहीं छोड़ दिया। फिर जब वो अपनी अम्मी के पास पहुंची तो जाकर के उसने सारी बात बताई और उसकी अम्मी ने जब उसका बुर्का पीछे से उठा करके देखा तो उन्हें दिखा कि शायद किसी ने ब्लेड से या कोई बहुत नुकीली चीज से पीछे एक निशान बना रखा है। उसकी अम्मी बहुत ज्यादा डर गई। उन्हें लगा कि जो चीजें शांत थी वो फिर से अपना एहसास करवाने लगी हैं, फिर से वहां पर उनकी मौजूदगी हावी हो गई है। उस दिन उसकी अम्मी ने मन्नत मांगी कि अगर ये सब कुछ चीजें ठीक हो जाएंगी तो मैं उम्रा करके आऊंगी, और फिर थोड़े समय के बाद वो उम्रा करके भी आई। यहाँ पर उन्होंने एक डिसीजन और लिया था कि चाहे चीजें कितनी भी ठीक हो जाएं, वो कभी भी शिफा को अकेला नहीं छोड़ेंगी। और फिर ये सब के चलते हुए थोड़े दिनों के बाद वो अपने एक नए घर में शिफ्ट हो गए। शिफा का कहना है कि इस नए घर में आने के बाद भी आज भी बहुत बार उसके साथ ऐसा होता है कि उसे एक सपना आता है और सपने में कोई उसे कह रहा होता है कि आओ ना हमसे मिलने, बहुत समय हो गया है तुम्हें यहाँ से गए, तुम आती नहीं हो। कई बार उसे एक ऐसा सपना आता है कि उनके इस वाले घर से और उनका जो पुराना घर है, जो उनके अब्बू ने बनवाया था विला टाइप घर, उसके बीच में सारा रेगिस्तान है और उसे उस पुराने घर के बाहर एक औरत खड़ी हुई दिखाई देती है जो शिफा को अपनी तरफ बुला रही होती है। जिस दिन से शिफा अपने अब्बू के सपनों के घर में शिफ्ट हुई और जो उसकी अम्मी ने घर बनवाया था, इस टाइम पीरियड के बीच में शिफा 30 किलो वेट लूज कर चुकी थी। बहुत बार ऐसा हुआ था कि शिफा ने अपने आप की जान लेने की भी कोशिश की थी। कई बार वो छत पर चली जाती थी जब उसकी अम्मी कपड़े सुखा रही होती थी, तो वो वहां पर दीवार के एकदम कोने पे खड़ी होकर के सोचती थी यहां से कूद जाऊं। कई बार कूदने की भी कोशिश की और उसकी अम्मी ने उसे रोक लिया। बहुत बार ऐसा हुआ कि उसने गर्म खौलते हुए पानी में अपना हाथ दे दिया। कभी उसने किसी नुकीली चीज को उठा लिया और खुद की जान लेने की कोशिश की, और ये सब कुछ शायद उस पोजेशन के चलते था, उन एंटिटीज के चलते था जो उसके घर में मौजूद थी। हालांकि मौलवी साहब की वजह से और डॉक्टर्स की काउंसलिंग की वजह से शिफा की जान तो बच गई थी, लेकिन इस बीच में उसने अपनी एक सबसे कीमती चीज को खो दिया था, उसके अब्बू। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। कहानी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, हाइप कर दें और अपने कमजोर दिल वाले दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लो, वहां पर एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर देना, ताकि आगे आने वाले समय में मैं जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर कहानियां लेकर के आऊंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो किसी सच्ची घटना पर आधारित है तो नीचे दिए गए जीमेल एड्रेस और इंस्टा आईडी पर आप उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे YouTube को इतनी मोहब्बत देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे इंस्टा, फेसबुक को भी इसी तरह से प्यार दिखाइए और स्पॉटिफाई चैनल को भी फॉलो कर लीजिए। मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार हूँ। तो चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते खेलते रहिए। मिलते हैं अगली बार ऐसी ही किसी खौफनाक कहानी के साथ। सायोनारा। हर हर महादेव।